हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन मिल्टन को, और इससे पहले हम अपने विलियम शेक्सपियर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस कर चुके हैं। उनकी बायोग्राफी, उनके लिटरेरी वर्क को हम डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उनको आसानी से आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन भी हमने वहाँ पे दिए हुए हैं, तो जो कि क्वेश्चन सीरीज है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वो भी आराम से देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो हमारे यानी कि जॉन मिल्टन है उनको हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे टीजीटी के अकॉर्डिंग तीसरे राइटर हैं, जो हमारे तीसरे ऑथर हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्कस करने से पहले यही कहूंगी कि जो भी नए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नए लोग, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि विलियम जो कि आपके जॉन मिल्टन है, उनकी अगर हम बात करें कि उनका जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ है ब्रीड स्ट्रीट लंदन में। और कब हुआ है? 9 दिसंबर 1608, यानी कि 9 दिसंबर 1608 में उनका जन्म हुआ है। ब्रीड स्ट्रीट लंदन में हुआ है, ये हमें याद रखना है। इसके साथ साथ उनके फादर का नाम क्या था? उनके फादर नेम की अगर हम बात करें तो जॉन मिल्टन उनके पिता का नाम है। और अगर उनकी माता का नाम की बात करें, हिज मदर नेम सारा जेफरी। ठीक है, सारा जेफरी या सारा जाफरी, तो ये हम कह सकते हैं उनकी मम्मी का नाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मिल्टन को पुकारा गया है, कहा गया है लेडी ऑफ क्रिस्ट के नाम से उन्हें पुकारा गया है। क्यों पुकारा गया है? क्योंकि वो क्या थे कि हिज ब्राउन हेयर, उनके जो बाल थे वो भूरे थे एंड लॉन्ग थे, लंबे थे। ठीक है, एंड फेयर अगर हम बात करें, एंड फेयर कंप्लेसन, यानी कि रंग में वो गोरे थे, तो उनका रंग साफ था। इसी वजह से जो पीछे से देखते थे उन्हें, तो उन लड़की की तरह वो लगते थे, इसलिए उन्हें लेडी ऑफ क्रिस्ट के नाम से भी पुकारा गया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। एंड अगर हम बात करें और बिलोंग करते थे कौन सी एज से? ठीक है, प्योरिटन एज से वो बिलोंग करते थे। एंड इसी एज को 17th सेंचुरी भी कहा गया है एंड एज ऑफ मिल्टन भी कहा गया। एज ऑफ मिल्टन उन्हीं के नाम की वजह से उनको पुकारा गया है कि इस एज को एज ऑफ मिल्टन कहा गया है, 17th सेंचुरी या प्योरिटन एज। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिज एजुकेशन की, उनकी जो एजुकेशन है वो क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि उनकी जो ग्रेजुएशन हुई है यानी कि बीए, ही ग्रेजुएटेड विद अ बीए की डिग्री उन्होंने कब ली है? 1629 में इन्होंने बीए की डिग्री ली है एंड एट कैम्ब्रिज में, और वहीं से उन्होंने रिसीव की है एमए की डिग्री, जो कि जुलाई 1632 में ली है। तो ये हमें याद रखने वाले पॉइंट है, हम याद रखते हुए चलेंगे इनको। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि उनके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था चार्ल्स डियोडेटी। ठीक है, डियोडेटी उनके जो क्लोज फ्रेंड थे उनका नाम था, तो ये हमें याद रखना है। एंड अगर हम बात करें कि एट कैम्ब्रिज में ही उन्होंने लिखे थे मैनी लेटिन वर्ड्स, उन्होंने बहुत सारे लेटिन वर्ड्स लिखे हैं एंड लेटिन प्रोल्यूशन भी लिखे हैं। और अगर हम बात करें प्रोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो आप पब्लिक स्पीच मेड बाय स्टूडेंट, तो ये क्या है? एक यानी कि पब्लिक स्पीच है जो कि पब्लिक में बोली जाती है या कहीं कॉलेज में बोली गई है, और जिसे कौन तैयार करता है? स्टूडेंट तैयार करते हैं। तो उन्होंने इसको वहाँ पे अपने कॉलेज के लिए लिखा था और मतलब उस बनाया था और पब्लिक स्पीच के रूप में बोला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर इन 1634 ही रोड द मास्क्यू ऑफ कॉमर्स। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने यानी कि 1634 में क्या लिखा है? द मास्क्यू ऑफ कॉमर्स लिखा है। तो ये इनका एक वर्क है, इनकी पोयम है, तो ये इन्होंने लिखी है। कब लिखी है? 1634 में लिखी है। एंड अगर हम बात करें कि 1637 में उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क आया है, जो कि क्या है? लेसिडेस है। ठीक है, तो लेसिडेस इन्होंने कब लिखा है? 1637 में लिखा है। और ये क्या है? एक इलेजी है जो कि डेथ ऑफ कॉलेज फ्रेंड किंग यानी कि अगर हम बात करें एडवर्ड किंग की याद में लिखी है या उनकी मृत्यु पर लिखी है। ठीक है,
तो एक इलेजी है, यानी कि एक शोक गीत है ये, जो कि लिखा है इन्होंने, और ये कह सकते हैं कि समाधि के टाइम पर उन्होंने लिखा है। समाधि गीत हम इसको बोल सकते हैं, समाधि शोक गीत, क्योंकि मोनेडी लिखा है तो मोनेडी का मतलब होता है समाधि शोक गीत। ठीक है, तो एक इलेजी के रूप में इन्होंने लिखा है और किसको एड्रेस किया है, अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग को एड्रेस किया है। अगर हम बात करें कि जो लिसिड्रेस है, हिज लास्ट हॉरिसन पोयम, ये इनकी हॉरिसन पोयम है लास्ट, क्योंकि हॉरिसन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक प्लेस है हॉरिसन, जो कि वहां पे रहे हैं और तब उन्होंने ये लास्ट वर्क उन्होंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मैरिज की, तो उनकी मैरिज हुई है, किससे हुई है भाई, मैरी पॉवेल से हुई है। और ये ध्यान रखना है कि ये इनकी फर्स्ट मैरिज है, क्योंकि ये टोटल मैरिज की अगर हम बात करें तो उन्होंने 3 बार शादी की है अपनी लाइफ में। ठीक है, और इनकी जो फर्स्ट वाइफ है मैरी पॉवेल है। ठीक है, और इससे शादी इनकी कब हुई, 1643 में इनकी शादी हुई है। तो इनकी मैरिज कब हुई है, 1643, ये हमें याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन 1644 ही रोट एरोपेगिटिका। एरोपेगिटिका एक वर्क है इनकी, एक पोयम है इनकी जो लिखी है इन्होंने, और ये एड्रेस की है पार्लियामेंट फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो पार्लियामेंट को इन्होंने एड्रेस किया है, उसके यानी कि उसकी स्वतंत्रता के बारे में लिखा है। उसी को एड्रेस करते हुए इन्होंने लिखा है कि पार्लियामेंट में जो चीजें हैं, जो घटनाएं घटी है, उन सब के बारे में उन्होंने अपने इस वर्क में लिखा है। ठीक है, जो भी कानून नियम कानून है उनके बारे में एक पोयम के रूप में वहां पे लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 1649 से लेकर 1660 तक कॉमनवेल्थ पीरियड रहा है, तो ये हमें याद रखना है। तो ये कॉमनवेल्थ पीरियड कब से कब तक रहा है, उनके टाइम पे 1649 से 1660 तक। ठीक है, और अगर हम बात करें कि 1649 में वो क्या रहे हैं, बिकम फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द कॉमनवेल्थ, तो उन्हें सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ चुना गया है उस वक्त, तो वो इस पद पे रहे हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर इन 1650 में अगर हम बात करें, तो उनके साथ एक घटना घटी है कि उनकी जो एक आंख है, ठीक है, तो उसकी पूरी तरीके से रोशनी चली गई थी, या कहीं उन्हें पूरी तरीके से दिखना बंद हो गया था एक आंख से। और ये कब हुआ है, ये 1650 में हुआ है। ये याद रखने वाली पॉइंट है, तो इसे हम याद रखते हुए चलेंगे। एंड अगर हम बात करें कि पूरी तरीके से वो अंधे कब हुए थे, पूरी तरीके से ब्लाइंड कब हुए थे, तो वो हुए थे 1652 में। ठीक है, तो 1652 में वो पूरी तरीके से दोनों आंखों से उन्हें दिखना बंद हो गया था, क्योंकि ओवरलोड की वजह से यानी कि वो बहुत देर रात तक जागते थे, वर्क करते थे, लिखते थे, तो उसी वजह से उनकी आंखें कमजोर हो गई थी, तो जिस वजह से उन्होंने अपनी पूरी तरीके से आंखों की रोशनी खो दी थी। ठीक है, और वो उस वक्त कितने साल के थे, 44 साल के थे। ठीक है, 44 ईयर ओल्ड थे, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये कब हुआ है, 1652 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कि इन 1653, ठीक है, इन 1653 यानी कि अपनी जब वो पूरी तरीके से अंधे हो गए, उससे 1 साल के बाद उनकी जो पहली पत्नी है, जो उनकी फर्स्ट वाइफ है मैरी पॉवेल, वो भी उनकी भी डेथ हो चुकी थी, तो उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, एंड अगर हम बात करें कि अब यहाँ पे बात करते हैं उनकी सेकेंड मैरिज की, तो 1657 में उनकी सेकेंड मैरिज हुई है। किनसे हुई है, कैथरीन वुडकॉक से उनकी सेकंड मैरिज हुई है। ठीक है, तो ये भी नाम हमें ध्यान रखना है कि उनकी पूछा जा सकता है कि उनकी पत्नियों के नाम या उनकी वाइफ्स के नाम क्या क्या थे, फर्स्ट वाइफ का नाम क्या था, सेकंड वाइफ का नाम क्या था, और थर्ड वाइफ का नाम क्या था। तो ये हमें याद रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फर्स्ट वाइफ का नाम पूछे और आप सेकंड का बता दें, सेकंड का पूछे और आप थर्ड का बता दें। तो इन तीनों का ही हमें अच्छे से याद रखना है। उनकी फर्स्ट वाइफ कौन थी, मैरी पॉवेल, ठीक है, जो कि जिनकी डेथ हो गई थी 1653 में। एंड अगर हम बात करें सेकंड उनकी जो मैरिज हुई है वो कब हुई है, 1657 में हुई है, कैथरीन वुडकॉक से। और इसी के साथ साथ 1 साल के बाद, यानी कि मैरिज के 1 साल के बाद उनकी डेथ हो गई थी। कब हुई थी, 1658 में। ठीक है, 1657 में उनकी शादी हुई और 1658 में उनकी मृत्यु हो गई उनकी वाइफ की। ठीक है, तो 1 साल तक का ही ये रिश्ता रहा, तो इसके बाद उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मिल्टन मैरिड टोटल ऑफ टाइम, मैंने बता भी दिया आपको, 3 बार उन्होंने अपनी लाइफ में शादी की है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि हिज 1663 हिज थर्ड मैरिज, उनकी जो थर्ड मैरिज हुई है वो कब हुई है, 1663 में हुई है विद एलिजाबेथ
माइनस्ट्रॉल, ठीक है, किनसे हुई है? एलिजाबेथ माइनस्ट्रॉल से हुई है। और कब हुई है? 1663 में हुई है। हिज वर्क बेस, उनका जो पूरा वर्क रहा है या कहें उनकी जितनी भी पोएम रही है, जो भी उन्होंने लिखा है, वो किस पे लिखा, किस पे बेस है उनका रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फ्रीडम पर बेस है। तो पॉलिटिक फ्रीडम और रिलीजियस के ऊपर उन्होंने लिखा है ज़्यादातर अपना जितना भी वर्क लिखा है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कि विलियम हेले नाम के एक राइटर थे, ऑथर थे, जिन्होंने मिल्टन को ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर के नाम से पुकारा, यानी कि महान इंग्लिश ऑथर के नाम से उन्हें पुकारा है, संबोधित किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन 1667 हिज पैराडाइज लॉस्ट, उनका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें जो कि एक वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इपिक पोएम थी उनकी, जो कि कब आई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है हमें। 1667 में उनका पैराडाइज लॉस्ट आया है, उसको यानी कि पब्लिश हुआ है। और ये अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये ग्रेटेस्ट इपिक पोएम है, यानी कि एक महाकाव्य के रूप में उन्होंने लिखा है। एंड आगे अगर हम बात करें यहाँ पे सैमुअल जॉनसन जो है, उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट जो उन्होंने लिखा है वर्क, उसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि एज ए पोएम विच विद रिस्पेक्ट डिजाइन में क्लेम द फर्स्ट प्लेस, यानी कि अगर हम बात करें कि अगर हम उसकी रिस्पेक्ट करते हुए पैराडाइज लॉस्ट की, तो उसे कहा है कि फर्स्ट स्थान पर रखा जाना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा है कि उसे फर्स्ट यानी कि पहले स्थान पर रखा जाना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि विद रिस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, तो उसकी परफॉर्मेंस की बात करें अगर, तो उसे सेकंड स्थान पे रखा जाना चाहिए, तो सेकंड पे रखा जाना चाहिए। तो ये बात किसने कही है? जॉनसन सैमुअल ने कही है। तो ये भी हमें याद रखना है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे कि उनकी जो डेथ हुई है, हिज डाइड इन 8 नवंबर 1674, यानी कि 8 नवंबर 1674 में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी हमें याद रखते हुए चलना है। तो ये आज हमने जितना पढ़ा है वर्क, ये उनका क्या आता है, उनकी बायोग्राफी के अकॉर्डिंग आता है। तो कुछ ज़्यादा तक जो भी हो सका है मैंने उनकी लिटरेरी वर्क के अकॉर्डिंग, यानी कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो चीज़ें अभी डिस्कस की है, और उससे रिलेटेड उनसे जुड़ी हुई चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, ताकि हम उनकी बायोग्राफी को अच्छे से समझ सकें। उनके जीवन के बारे में लिखा है, उनकी मैरिज के बारे में, उनके करियर के बारे में, या कहीं उनके जो भी उनके माता पिता के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ है, उन सब के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी जो कि जॉन मिल्टन से रिलेटेड है, वो उनके वर्क से रिलेटेड आएगी। जितने भी उनके वर्क है, जो भी उन्होंने लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट की कितनी बुक हैं, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।